का रहने वाला हूँ और लगभग 1.5 साल से इस मिस्टर मिंट के फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ। और क्रिप्टो मार्केट की अगर बात करूँ तो 2019 से क्रिप्टो मार्केट पे रेगुलर नॉलेज लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जिस इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उसे हम क्रिप्टो मार्केट या ब्लॉकचेन मार्केट भी कहते हैं। और क्रिप्टो मार्केट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो बहुत सारे भ्रांतियां लोगों के दिल में रहती हैं कि ये क्रिप्टो मार्केट कैसा है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, या क्रिप्टो मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा। एक्चुअल में वो प्रोजेक्ट पे इस तरीके का अगर डाउट करे, किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे डाउट करे तो समझ में आता है। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट पे डाउट कर रहा है ना तो ये बहुत गलत है। वो इसलिए गलत है क्योंकि जब क्रिप्टो मार्केट 2009 में स्टार्ट हुआ था, 2010 से 2015, फिर 2020, 2025, आज हम 2025 में बैठे हैं। 2009 से चीजें चल के 2025 तक आ चुकी हैं। जो चीज 1 रुपए का था वो आज इतना बड़ा वेल्थ लेके बैठा हुआ है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस पर डाउट करना तो बनता नहीं है। ठीक है, चलो मैं शेयर सॉरी क्रिप्टो मार्केट में बाद में बात करूंगा। पहले थोड़ा सा मैं शेयर मार्केट की बात कर लेता हूँ। आज अगर शेयर मार्केट की मैं बात करूं तो हर गली मोहल्ले में एक आध शेयर मार्केट का कोचिंग तो दिख ही जाएगा, और एक आध टीचर भी आपको शेयर मार्केट में दिख जाएंगे। और लगभग 100 स्टूडेंट एक मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे जो कि अपने आप को ट्रेडर बता रहा होगा। लेकिन क्या ये शेयर मार्केट का जो सिनेरियो आज हम देख रहे हैं, क्या ऐसे ये था? आज से अगर मैं 5 साल भी पीछे चले जाऊं ना तो लोग म्यूचुअल फंड एसआईपी को जानते भी नहीं थे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टीवी में एड्स आने लगे, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी आके कहने लगे कि म्यूचुअल फंड सही है, उस दिन से लोगों के लिए म्यूचुअल फंड सही हो गया। तो क्या इससे पहले म्यूचुअल फंड सही नहीं था? वो म्यूचुअल फंड तब भी था और आज भी है ना। लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी था, ये शेयर मार्केट जब अपॉर्चुनिटी था, तब आपने ध्यान नहीं दिया, और ध्यान देने वालों ने अच्छा खासा पैसा बना भी लिया। और वो जो ध्यान देने वाले थे, जो आज हमें आके समझा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, वो आज से 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं और अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर चुके हैं। और उस दौरान वो कभी नहीं चाहता कि आप या हम जैसे आम लोग शेयर मार्केट में एंट्री ले और बड़ा पैसा बनाए। वो कभी नहीं चाहते थे। इस कारण जब अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया ना, और दिख रहा है कि अब लोगों का इंटरेस्ट शेयर मार्केट से घट रहा है, तब उन्होंने टीवी में ऐड लाना चालू किया। तब कहीं जाके हम जान रहे हैं कि आज म्यूचुअल फंड एसआईपी नाम का कोई चीज होता है। ठीक है, चलिए, ये शेयर मार्केट तो फिर भी टेक्निकल है, समझने की जरूरत है इसको आज भी। अगर मैं आम जिंदगी की बात करूं तो लोग अपने फेस पे, लड़कियां अक्सर फेयर एंड लवली लगाती हैं, लड़के फेयर एंड हैंडसम लगाते हैं। ठीक है। कैसे मान लिया कि वो हमें गोरा कर देगा? कोई सेलिब्रिटी आता है, टीवी में ये बता के जाता है कि भाई इसको लगाओगे तो आप 30 दिन में गोरे हो जाओगे, जबकि गोरा कोई नहीं हो रहा है। बस हमने बात मान लिया उनका। और आप खुद भी ये नहीं जानते कि वो उस क्रीम को यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चलिए, क्रीम तो फिर अच्छी चीज है। अभी एक और एड चल रहा है बोलो जुबा केसरी विमल का। ठीक है। आप सब ये बात से वाकिफ हैं कि अजय देवगन और सलमान खान कभी गुटखा खा के कहीं थूकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऐड कर दिया तो लोग मान लिया कि इसके दाने दाने में है केसर का दम। दोस्तों, कितना बड़ा भ्रांतियां फैलाया जा रहा है मार्केट पे। ठीक है। जिसका रिजल्ट देखा जाए ना तो कुछ भी नहीं है, फिर भी अगर कोई सेलिब्रिटी आके बोल दिया तो मान जाएंगे। ठीक है। आज से 5 साल बाद ये सिनेरियो क्रिप्टो मार्केट में दिखेगा कि टीवी में ऐड आके अगर कोई सेलिब्रिटी बोल जाए या कोई नेता प्रणेता बोल जाए कि बस अब क्रिप्टो मार्केट सही है, तो लोगों के लिए वो सही हो जाएगा। लेकिन ये बात अभी आने में 5 साल और 10 साल और लगेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक से इन सभी जो सेलिब्रिटीज है, जो बड़े लोग हैं, इनके जेब जब तक से नहीं भर जाएंगे ना, वो आके आप तक कभी नहीं कहने वाले क्रिप्टो मार्केट सही है। ठीक है। क्योंकि आज अभी अब सब जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं तो आज दुनिया का सबसे विजनरी पर्सन की मैं बात करूं, इलॉन मस्क की,
तो क्रिप्टो का बहुत बड़ा होल्डर है, बिटकॉइन का बहुत बड़ा होल्डर है। बिटकॉइन के अलावा भी इथेरियम, डॉजकॉइन, बहुत सारे कॉइन उन्होंने एक्यूमुलेट करके रखा हुआ है। लेकिन वो आगे कभी नहीं कहने वाला आपके पास कि आप क्रिप्टो खरीद लीजिए, ठीक है, लेकिन खुद तो खरीद रहा है ना। कभी कभी बीच में अजीब अजीब सा कमिटमेंट भी दे देता है, सॉरी, कुछ ऐसा कहा जाता है मार्केट में कि पैनिक क्रिएट कर जाता है, और क्रिप्टो का प्राइस डाउन होने लगता है। और जब क्रिप्टो का प्राइस डाउन होता है ना, तो पीछे से खरीदने वाले लोग भी यही होते हैं। ये लोग खरीदेंगे, ये आपको बार बार डराएंगे, बार बार आपको परेशान करेंगे, और खुद पीछे से क्रिप्टो को खरीदने की कोशिश करेंगे और खरीद रहे हैं। चलिए, मैं इलॉन मस्क की बात छोड़ता हूँ और मैं करता हूँ डोनाल्ड ट्रंप की। आज डोनाल्ड ट्रंप अगर जीता है, प्रेसिडेंट बना है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ क्रिप्टो कम्युनिटी का है। और आज उन्होंने दुनियादारी सब कुछ कर दिया। ट्रम्प कॉइन निकाल दिया, ट्रम्प की पत्नी ने अपना कॉइन निकाल दिया, ठीक है, बहुत कुछ कर लिया। लेकिन अभी भी वो बीच बीच में बिटकॉइन के लिए थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसे बात कर जाता है जिससे लोग डर जाते हैं और बिटकॉइन सेल करने लगते हैं, और पीछे से वही खरीद रहे हैं बिटकॉइन को। अगर वो डराएंगे नहीं, बिटकॉइन का प्राइस डाउन नहीं होगा, तो फिर वो खरीदेगा कैसे? और आज के आज अगर वो कह दे कि बिटकॉइन, आ, हम उसको एज अ लीगल टेंडर घोषित कर देते हैं, तो क्या होगा? वो पीछे रह जाएंगे, दुनिया वाले खरीदने लग जाएंगे, क्योंकि दुनिया वालों के लिए सबसे बड़ा सेलिब्रिटी तो अमेरिका ही है ना। पूरी दुनिया तो अमेरिका को ही फॉलो कर रहा है, तो अमेरिका अगर ये कह दे कि बिटकॉइन आने वाला टाइम का फ्यूचर है, तो फिर भी अमेरिका ही सबसे पीछे रह जाएगा, दुनिया वाले खरीद लेंगे। और अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि उसका कंट्री पीछे रह जाए। वो तब बोलेगा जब उसके पास पेट भर के बिटकॉइन रहे, तब वो कहेगा कि हाँ, अब बिटकॉइन होगा, बिटकॉइन लीगल टेंडर घोषित करेंगे। और ये चीज ऐसा नहीं हुआ है कि ये पहली बार हो रहा है, गोल्ड के सिनेरियो में भी यही देखा गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो पूरी दुनिया को, अगर ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया एक तरफ बिजी थी, एक तरफ लगी हुई थी लड़ाई में, और ये अमेरिका जो है वो गोल्ड को एक्सपेरिमेंट करने में लगी हुई थी, ठीक है। तो ये सिनेरियो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होगा आगे भी। लेकिन जो समझेंगे वो समझ लेंगे, जो नहीं समझेंगे वो आज भी उन्हीं सेलिब्रिटीज को फॉलो करेंगे जो ये बोलते हैं कि जो बस विमल जुबा केसरी सही है। तो दोस्तों, वो कठपुतली बनने की जरूरत हमें बिल्कुल नहीं है। अभी ऐसे कई सारे ऐसे सिनेरियो आपको मार्केट में देखने मिलेंगे जो कि ये बताता है कि आने वाला टाइम क्रिप्टो का है। दुबई की अगर मैं बात करूं, जो कि हम हमसे 50 साल आगे की सोच रखता है, और आज भी हमसे कई साल आगे है वो, और वो क्रिप्टो पे काम कर रहा है, अपने एम्प्लॉय को अगर सैलरी दे रहा है, क्रिप्टो पे दे रहा है, तो कुछ तो बात होगी क्रिप्टो में। एल सल्वाडोर की बात करूं तो वो भी अपना लीगल टेंडर घोषित करके रखा है। भूटान जैसे देश की मैं बात करूं तो वो हमसे ज्यादा बिटकॉइन लेके रखा हुआ है। एक मैंने स्क्रीनशॉट रखा हुआ था, 1 मिनट में देखता हूँ स्क्रीनशॉट कुछ होगा तो मेरे पास। सर, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? अब हो रही होगी सर। ठीक है, चलिए देखिए। देखिए, ये जो स्क्रीनशॉट है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो क्रिप्टो होल्डर्स है, जो बिटकॉइन की अगर मैं बात करूँ, 37% सिर्फ यूएस से है। उसके बाद सेकंड नंबर चाइना का है। कजाकिस्तान देश जैसे हमसे आगे है। कनाडा की बात करूं, रसिया, जर्मनी, मलेशिया, आयरलैंड, सिंगापुर, थाईलैंड, और बाकी कंट्री मिला के सिर्फ 6% है। और ये जितने भी कंट्री का आप नाम देख रहे हैं, ये सब कंट्री कहीं ना कहीं क्या है, हमसे आगे हैं। ये डेवलप्ड कंट्री है, और हम सब लोग इसको फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये हमसे बेवकूफ हैं या हमसे ज्यादा विजनरी है? ऑब्वियसली ये हमसे ज्यादा विजनरी है। इस कारण एक सही मौका को ये करके, सही मौका का फायदा उठा के ये क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, कई ऐसे साइन अभी भी मार्केट में है जिसको देख के समझा जा सकता है कि
आने वाला फ्यूचर जो है क्रिप्टो करेंसी का है। अब बात यह है कि जब कोई मार्केट में अच्छी चीज आती है ना, तो उसका बैड मतलब कहा जाए तो गलत चीजें भी उसके पीछे पीछे आती हैं। जैसे जब इंटरनेट की दुनिया आई थी, तब काफी सारे फ्रॉड इंटरनेट को लेके आई थी। शेयर मार्केट की अगर मैं बात करूं तो 10 साल पहले तो लोग शेयर मार्केट का नाम सुनते ही भाग जाते थे। लोग सीधा बोलते थे, कोई प्लान अगर लेके जाते तो सीधा यही पूछते थे कि ये कोई शेयर मार्केट वाला प्लान तो नहीं है ना। लेकिन आज खुद से जाके बैंक में बोलते हैं कि मुझे एसआईपी और म्यूचुअल फंड कराने हैं। तो ये सिनेरियो दोस्तों धीरे धीरे चेंज हो ही जाएगा। लेकिन आप पीछे इसलिए मत रहिए कि आप भी वही उन 95 लोगों की तरह बिल्कुल मत सोचिए जो लोग सोच रहे हैं। खासकर मिस्टर मैन फैमिली से तो मैं कहना चाहूंगा। ठीक है। तो हमको समझने की जरूरत है कि कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं मार्केट में जो कि आने वाले टाइम में सरवाइव करेंगे। और इसका सिंपल सा हिसाब मुझे जो समझ में आता है, और मैं कई बार बता चुका हूं कि आपको थोड़ा नॉलेज लेने की जरूरत है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ ऐसे चीजें बताऊं जिससे आप तुरंत फाइंड आउट कर सको कि ये क्रिप्टो आने वाले टाइम में चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ मिस्टर मिन के रहते रहते लोग मिस्टर मिन में पैसा जरूर बना रहे हैं, लेकिन कई ऐसे कंपनी में जाके अपना पैसा को गंवा रहे हैं जो कि एक्चुअल में ऐसा नहीं करना चाहिए। और उन लोगों का भी फोकस अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ मिस्टर मिन फैमिली पर है, क्योंकि उनको मालूम है कि यहाँ लोग पैसा बना रहे हैं और 2 4 5 हजार डॉलर तो आसानी से दे देते हैं। इसका लिस्ट बना के वो लोग घूम रहे हैं मार्केट में कि कौन कौन मिस्टर मिन फैमिली में काम कर रहा है, क्योंकि उनके पास पैसे हैं। उनके लिए 2 4 हजार डॉलर कोई बड़ी बात नहीं है। इस कारण से यहाँ का फंड निकल के कहीं और जा रहा है। आप खुद इसको यूएसडीटी बना के उस व्यक्ति को दे रहे हो, ठीक है, जो कि दूसरे मार्केट में काम कर रहा है। तो यही बात हुई ना कि आप अपना घर को खाली करके दूसरे का घर भर रहे हो और पूछ रहे हो कि प्राइस डाउन कैसे हो रहा है। तो सर ये कहाँ तक सही है? आप फाइंड आउट करके देखिए आपकी टीम में कितने लोग ऐसे होंगे जो कि इसको डॉलर बना के कहीं और भेज रहे हैं। तो दोस्तों कम से कम इतना तो सीख जाइए कि मार्केट में हर कंपनी आपको पैसा बना के नहीं देगी। और अगर नॉलेज नहीं कमाएंगे ना सर, तो आप लाखों रुपया कमा लीजिए, करोड़ों रुपया कमा लीजिए, एक दिन जीरो हो ही जाएगा। क्योंकि एक इनफ एग्जाम्पल आपके सामने होंगे कि करोड़पति में कई लोग 2 2 करोड़ 5 5 करोड़ रुपया कमा लेते हैं, लेकिन 2 साल बाद जब मिलते हैं तो आपस से किसी पान ठेले में चाय पीते हुए मिलेंगे आपको। क्योंकि पैसा बनाना तो आसान है सर, पैसे को पचा पाना बहुत मुश्किल है। तो आइए मैं एक बार कोशिश करूंगा आपको समझाने की कि क्रिप्टो मार्केट में अगर कभी आप एंट्री ले रहे हैं तो उसका फंडामेंटल क्या होना चाहिए। देखिए, ये कई बार हम लोग बताए हैं और आज भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। स्क्रीन शेयर हो रहा है? बोलिए सर। बोलिए सर, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हेलो। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके, थैंक यू सर। देखिए दोस्तों, कभी भी ब्लॉकचेन में हम हमेशा बताते आ रहे हैं आप लोगों को कि ब्लॉकचेन में आपको कई सारे ब्लॉकचेन मिलेंगे, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि एक होता है पब्लिक ब्लॉकचेन, दूसरा होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन, तीसरा होता है कंसोर्टियम, उसको छोड़ दीजिए, और एक आ रहा है अभी हाइब्रिड ब्लॉकचेन। कभी दोस्तों अगर ये ब्लॉकचेन हुए, ये दो, आप वहां समझ सकते हैं कि ये ब्लॉकचेन सही है। अगर प्राइवेट ब्लॉकचेन पे चीजें बनी हुई हैं तो बिल्कुल वो गलत है। मार्केट में ऐसे कई सारे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन कई सारे हैं जो कि बोलते हैं कि हमारा खुद का ब्लॉकचेन आ चुका है, लेकिन मार्केट में कोई उसका वैल्यू नहीं है। कभी गूगल करके भी सर्च मार लेते ना सर कि ये ब्लॉकचेन एक्चुअल में है कि नहीं है, तो आपको पता चल जाता कि सच में वो ब्लॉकचेन प्राइवेट ब्लॉकचेन है या प्राइवेट ब्लॉकचेन है। तो दोस्तों कभी भी ध्यान दीजिएगा, हम मार्केट में हैं और हम क्रिप्टो मार्केट पे काम कर रहे हैं। तो दो ब्लॉकचेन, पब्लिक ब्लॉकचेन और प्राइवेट ब्लॉकचेन के अलावा दूसरा कोई भी ब्लॉकचेन का नाम आए, हट जाओ वहां से दूर। मैं बहुत ज्यादा खींचने की कोशिश नहीं करूंगा सर, सिंपल वे पे समझा रहा हूँ। अब ब्लॉकचेन अगर मिल गया कि हाँ ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट ब्लॉकचेन है और पब्लिक ब्लॉकचेन है,
सॉरी पब्लिक ब्लॉकचेन है और हाइब्रिड ब्लॉकचेन है, तो हम समझ गए कि एक स्टेप हमने पार कर लिया। लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि एक स्टेप हमने पार कर लिया मतलब आगे का भी सब कुछ सही है। तो फिर उसके बाद हमको ये देखना होगा कि प्रोजेक्ट कैसा है। और मैंने हमेशा बताया है कि करेंसीज जो है इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है मदर करेंसी, जिसको आप सभी जानते हैं कि बीटीसी है, इसमें कोई गणित नहीं कर लगाना, दिमाग नहीं लगाना, हटा दो। अब आ गया फंडामेंटल करेंसी, ठीक है, मीम करेंसी, और जो तीसरा है वो है स्टेबल करेंसी। स्टेबल करेंसी में यूएसडीटी, यूएसडी, डाई, ये सब जो है इसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करता, सिर्फ लेन देन के लिए यूज करते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब हमको फाइंड आउट करना है कि फंडामेंटल कौन सा है और मीम करेंसी कौन सा है। तो हमेशा हमने बताया है कि फंडामेंटल करेंसी में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए फंडामेंटल करेंसी में, हम उसको जानते हैं। वो होना चाहिए लिमिटेड सप्लाई। अगर लिमिटेड सप्लाई नहीं दिखा मार्केट में, छोड़ दो उस कॉइन को। आज नहीं तो कल धोखा देगा आपको, डेम श्योर देगा ही देगा। कुछ समय हो सकता है आपको फायदा दे, लेकिन आज आपका पैसा नहीं डूबेगा तो आपके किसी सगे का पैसा डूबेगा, लेकिन डूबेगा डेम श्योर। तो ये होना एकदम जरूरी है, लिमिटेड सप्लाई का होना बहुत जरूरी है। दूसरा, यूज केस। कॉइन तो बना लिए, अभी मार्केट में एक और घूम रहा है, लिमिटेड सप्लाई है, सब कुछ है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन यूज केस पूछो कुछ भी नहीं है। तो सर ये यूज केस नहीं है, कब तो कंपनी का रेवेन्यू मॉडल ही नहीं होगा। कंपनी का कॉइन कहीं यूज नहीं हो रहा है, आपस में ही लेन देन करके प्राइस को ऊपर कर रहे हो, उसका कोई डिमांड ही नहीं है, तो कहाँ से वो रिटर्न देगा। वो मनी सर्कुलेशन हो गया फिर तो यूज केस होना जरूरी है। यूज केस रहेगा तो अपने आप कंपनी का रेवेन्यू मॉडल बन जाएगा वहां पर, ठीक है। उसके बाद टोकोनॉमिक पर ध्यान दीजिएगा आप हमेशा, कि टोकोनॉमिक उसका कैसा सेट है कि नहीं है। सारे कॉइन जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लॉक है या नहीं है। अगर नहीं है दोस्त, ये सारी चीज में एक भी चीज अगर छूटता है, एक भी चीज अगर छूटता है, तो उस कॉइन पे कभी धोखे से मत चले जाना। मैं नहीं बोलता है कि पैसा आया हुआ है तो उसको कहीं इन्वेस्ट ना करें, करे सर, लेकिन कम से कम अच्छे प्रोजेक्ट में तो करे, ताकि वहां से पैसा बने तो वापस से आप मिस्टर मिंट को स्ट्रॉन्ग कर सको। लेकिन तो अभी तो ये हो रहा है कि आप मिस्टर मिंट से पैसा निकाल रहे हो, दूसरे को दे रहे हो, वहां से भी जीरो होके आ रहे हो, और यहाँ भी अपने पैसा को जीरो कर रहे हो, और अपने ही घर को खाली कर रहे हो। तो दोस्तों कम से कम इतना तो ख्याल रख लो आप लोग, कि कभी भी जाए तो कुछ अच्छे प्रोजेक्ट में जाए, ताकि आप स्ट्रांग बनो तो हम अपने आप स्ट्रांग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको देखना है कि दोस्तों किसी भी ब्लॉकचेन पे कि ये चीज है या नहीं है। अब दोस्तों आप सभी से मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारा जो डेलीगेट प्रोग्राम और वैलिडेटर प्रोग्राम निकला हुआ है, ठीक है, तो सब अपने अपने हिसाब से उसमें दिमाग लगा रहे हैं। किसी का कहना है कि सर स्टेटमेंट पे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है तो हम उस पर लगाएंगे, बिल्कुल लगाइए सर, ठीक है। कई लोगों का कहना है कि स्पोर्ट्समेंट में बेनिफिट हो रहा है तो उस पर लगाना है, तो बिल्कुल लगाइए। कई का कहना है कि स्टेक करने में ज्यादा प्रॉफिट है, वैलिडेटर बनने में ज्यादा प्रॉफिट है, बिल्कुल लगाइए। मैं ये चाह रहा हूं सर दोस्तों, कि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को छोड़े मत, क्योंकि आज भी कई लोग ऐसा बोलते हैं कि काश हमने आईसीयू में लगाया होता। आज भी लोग अखरते हैं कि आईसीयू के टाइम हमको रहना था। कई कई लोगों का ये कहना होता मिड फोर्स के टाइम में रहना था। लेकिन आप तो सर जिसमें हो उसमें भी इतने सारे कंफ्यूजन पैदा करके बैठे हो कि समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है क्या नहीं करना है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि सर आप आईसीयू में, आप सभी या हम सभी आईसीयू में नहीं थे तो बेटर था। नहीं मतलब नहीं एंट्री लिए तो बेटर हुआ, क्योंकि प्राइस को छोटा सा डंप क्या हो जाता है, हम बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट कर जाते हैं कि भाई इतना इतना प्राइस डाउन हो गया। सोचो आईसीयू में जो लोग रहे होंगे उन लोगों ने कितना डंप देखा है। मैं चार्ट चेक कर रहा था, कई बार ये टोकन इतने नीचे गया था कि कोई छोटा दिल वाला होता ना तो अभी तक फड़फड़ा के मर जाता वो। 0.007 जाना, उसके बाद अपने आप को रिकवर करना। तो दोस्तों जो लोग झेले हैं ना वो लोग जानेंगे कि कैसे झेले हैं। अभी तो इतना स्ट्रांग हो चुके हैं, और इतना कुछ है बताने के लिए हमारे पास, और कितना कुछ है अभी करने के लिए हमारे पास, और पूरा विजन क्लियर है आगे का। सोचो आईसीयू वालों को तो कुछ मालूम भी नहीं था कि आने वाले टाइम में और क्या क्या होना है, फिर भी उन्होंने लगाया, पेशेंस दिखाया, रुके मार्केट पे, तब आज इतना पैसा बना रहे हैं। और हम सोचते हैं कि किस्मत वाले लोग बना रहे हैं, सर किस्मत वाले लोग नहीं बना रहे हैं, पैसा वो लोग बना रहे हैं जिन्होंने पेशेंस दिया है, समय दिया है चीजों को।
तो मैं बताना चाहूंगा सर, अभी जो ब्लॉकचेन आ रहा है उसमें कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि टेक्निकल चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो मैं थोड़ा इसको इस इजी वे पे बताना चाहूंगा, और कहा जाए तो आम लैंग्वेज में। तो देखिए दोस्तों, ब्लॉकचेन अभी मार्केट में आ रहा है हमारा। मैं तीन चीज पे बात करूंगा कि हमारी ब्लॉकचेन की खासियत क्यों है, क्यों इस मार्केट को ऐसे ब्लॉकचेन की जरूरत है, और ब्लॉकचेन में क्या क्या होने वाला है। अभी वर्तमान में ब्लॉकचेन के लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री मॉडल चलता है। जितने भी टाइप के आप ब्लॉकचेन देख रहे होंगे, चाहे बीटीसी की बात करूं, मैटिक की बात करूं, या सोलाना की बात करूं, वो किसी ना किसी इन तीन कैटेगरी में आता होगा। L1, L2, L3, जिसको लेयर वन, लेयर टू, लेयर थ्री कहा जाता है। लेयर थ्री थ्री को सिक्योरिटी के पर्पज से दोस्तों गलत माना जाता है, तो मैं इसको हटा ही देता हूं। लेयर थ्री के प्रोजेक्ट तो आज के डेट में डिमांड में नहीं है। लेयर टू है, लेयर वन है। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि लेयर वन होता क्या है और लेयर टू होता क्या है। ये लेयर वन की मैं बात करूंगा। लेयर वन ऐसे मार्केट में अभी वर्तमान में लगभग 17 से 20 के बीच लेयर वन के प्रोजेक्ट हैं इस मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में, जिसमें बीटीसी है, इथेरियम है, सोलाना है, ट्रोन है, बाइनेंस बीएससी स्मार्ट चेन है, और भी वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, एवलांच है, कार्डानो है, बहुत सारे हैं। लेकिन खेद की बात यह है कि ये 17 के 17 प्रोजेक्ट जो हैं, L1 के जो प्रोजेक्ट है, वो पूरे फॉरेन कंट्रीज के हैं, इंडिया के एक भी नहीं है। लेयर टू की मैं बात करूं तो मैटिक का नाम आपने सुना होगा, जो कि इंडिया का है, ये लेयर टू का है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे बहुत सारे हैं, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ब्लॉकचेन हैं जो कि लेयर टू के हैं। तो लेयर वन और लेयर टू होता क्या है, पहले इसको समझ ले, फिर इसके बीच फर्क हम बताएंगे आपको। लेयर वन होता क्या चीज है। देखिए, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या होता है, किसी नोड से होके गुजरता है। ठीक है, ये जितने अधिक नोड से होके गुजरेगा, उतना ज्यादा उसकी सिक्योरिटी, उस टोकन की, उस कॉइन की सिक्योरिटी बढ़ती है। ठीक है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में एक ट्रेलेमा होता है। तीन चीज होती है जिसमें ब्लॉकचेन बना होता है। तीन चीज क्या क्या होती हैं। एक होता है सिक्योरिटी, दूसरा होता है एफिशिएंसी, जिसको हम बोलते हैं स्पीड, और तीसरा जो होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ये तीन चीज मिलके ब्लॉकचेन बनता है। अब आप समझिए, ये है बिटकॉइन। और बिटकॉइन को इतने सारे कंप्यूटर से होके गुजरने हैं, तभी ये कहलाएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। और इतने सारे कंप्यूटर से होके गुजरेगा, तभी इसका सिक्योरिटी जो है वो बढ़ेगा। लेकिन आप सभी बताइए कि इतने सारे कंप्यूटर से होके गुजरेगा तो स्पीड की क्या होगी। स्पीड ऑब्वियसली कम होगा। इसका बिटकॉइन को एक सेकंड में 10 बिटकॉइन सेटल होता है, ट्रांजेक्ट हो सकता है। वही इथेरियम की बात करो तो 1000 हो सकता है, ट्रोन 1000 हो सकता है। ठीक है। ये लोग कोशिश कर रहे हैं, जितना ज्यादा स्पीड को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क कम हो जाएगा, ज्यादा कंप्यूटर से नहीं गुजार के कम कंप्यूटर से गुजारना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, सिक्योरिटी टूटेगा उसका। तो क्या हो सकता है, कोई भी लेयर वन के जो ब्लॉकचेन होते हैं ना, वो ये दो चीज को पाएंगे तो तीसरा टूटेगा। अगर स्पीड करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड और सिक्योरिटी टूटेगी। ठीक है। मतलब कोई भी लेयर वन का जो ब्लॉकचेन होता है वो कभी भी तीनों चीज को नहीं पा सकता। समझ रहे हैं। इस कारण से स्पीड को बढ़ाने के लिए लेयर टू का जन्म हुआ है। ठीक है। अब लेयर टू को बनाया कैसे जाता है, मैं बताऊंगा। जैसे आज मैटिक की मैं बात करूं तो लेयर टू का एक वो है, ब्लॉकचेन है। इसको बनाया कैसे गया है। इसको बनाया गया है इथेरियम के ऊपर एक ब्लॉकचेन। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझेंगे तो एक रोड है। ठीक है, एक रोड है, इसको मान लीजिए आप ब्लॉकचेन, इथेरियम की ब्लॉकचेन। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारी गाड़ियां गुजर रही हैं ऐसे। और गाड़ियां गुजरने की वजह से यहाँ क्या हो रहा है, ट्रैफिक का जाम लग रहा है, इस कारण स्पीड कम हो रही है धीरे धीरे। तो उसने क्या किया, इथेरियम बेस्ड एक फ्लाईओवर बना दिया समझो, एक लेयर और बना दिया इसके ऊपर, और यहाँ से अपने ट्रांजेक्शन्स को गुजार दिया। यहाँ भी एक रोड बना हुआ है, एक लेयर बना हुआ है समझो, और यहाँ से क्या कर रहे हैं, अपने गाड़ियों को गुजार रहे हैं, जिससे ये गाड़ी स्पीड से गुजर जा रही है। ठीक है। और इसको फाइनली सेव कहाँ कर दिया जा रहा है, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे सेव कर दिया जा रहा है इस तरीके से। ठीक है।
तो इससे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड तो बढ़ जा रही है और सिक्योरिटी वो इथेरियम के थ्रू पा ले रहा है। लेकिन आज हमको ऐसे जरूरत है, ऐसे चीज की जरूरत है हमारे भारत में, जो कि लेयर 2 और लेयर 1 दोनों का ही सुविधा हमको दे। तो हमारा जो ब्लॉकचेन बन रहा है वो क्या कर रहा है, लेयर 1 प्लस लेयर 2 का कॉम्बो बन रहा है। मतलब इसमें कॉम्बो ऐसा होगा कि ये जो नीचे वाला जो रोड है, ये जो नीचे वाला जो रोड है, ये नीचे वाला रोड भी हमारा मिस्टर मिन का होगा, और ऊपर वाला फ्लाईओवर भी किसका होगा, हमारा मिस्टर मिन का होगा। जिससे हम ये जो ट्रायलेमा है ना, इसको हम क्रैक कर पा रहे हैं। हमने स्पीड भी दे दिया इस तरीके से, और सिक्योरिटी के लिए हमने यहाँ पर इसको लेयर 1 पे सेव कर लिया। तो हमने वो दिमाग लगाया है दोस्तों मार्केट में, जो आज तक किसी ने नहीं लगाया था। और आप जानते हैं कि इस मार्केट में जो भी कोई सॉल्यूशन लेकर आता है, कि वो प्रॉब्लम छोटा सा ही क्यों ना हो, कोई सॉल्यूशन लेकर आता है तो वो मार्केट में बूम करता है। इसके इनफ एग्जांपल मार्केट में आपको मिलेंगे। आपने कभी सोचा था कि आपके सूटकेस के नीचे छोटा सा चक्का क्या लग जाए, वो करोड़ों का मार्केट खड़ा कर सकता है? एक छोटा सा सॉल्यूशन उसने दिया कि आपके सूटकेस के नीचे, आपके बैग के नीचे छोटा सा बैग, एक चक्का लगा दिया, एक व्हील लगा दिया, और वो मार्केट में आज राज कर रहा है, अमेरिकन टूरिस्ट। दोस्तों ऐसे मार्केट में और भी है। माइक्रो ओवन सिर्फ खाना गर्म करने का काम करता था, और आज लोगों का शौक बन चुका है, और लाखों करोड़ों का मार्केट है। तो हम भी एक सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं जो कि आज में नहीं था। अगर सोचो, अगर मार्केट में, हमारे इंडिया में अगर लेयर 1 लेयर 2 का सॉल्यूशन होता, लेयर 1 ब्लॉकचेन होता, तो क्यों आज जियो वाले मैटिक के पास जाते? नहीं है ना। इसका मैटिक के पास गए हैं, और मैटिक फाइनली इथेरियम को ही प्रॉफिट दे रहा है। और पैसा कहाँ जा रहा है, विदेश ही जा रहा है। तो हम एक ऐसा जगह बना रहे हैं जहां पर क्या हो रहा है कि सब कुछ हमारे अंडर रहेगा और पूरा मेड बाय इंडिया होगा। तो कल चल के और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है। जैसे आज गवर्नमेंट का एक वो अभी कुंभ मेला वाला वो देखे थे हम लोग, आईआरसीटीसी ने वो किया था, अपना एनएफटी बनाया था। किस पे बनाया था? उसने ब्लॉकचेन पर बनाया था, और वो ब्लॉकचेन मैटिक का था। तो मैटिक फाइनली किस पे बना है? इथेरियम पे बना हुआ है। तो प्रॉफिट एट द एंड इथेरियम को ही हो रहा है। कल चल के गवर्नमेंट को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट और बिल्ड करने होंगे जिसमें हमको जरूरत पड़ेगी कुछ ब्लॉकचेन की, अच्छे ब्लॉकचेन की। तब उसके पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल ऑप्शन होगा, वो है मिस्टरमेंट। और जितने अधिक प्रोजेक्ट इस मार्केट में आएंगे, उतना ये कम्युनिटी, ये इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा, और इसका प्राइस भी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएगा। दोस्तों कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनता है, ठीक है। अब लोगों का कंफ्यूजन ये है कि सर उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा? तो आप ये मान के चलिए, रोड बन रहा है, और रोड में टोल नाका वाले कितना पैसा कमाते हैं? ठीक है, रोड बन रहा है, टोल नाका वाले लोग कितना पैसा कमाते हैं? क्या टोल नाका वाले ये एज्यूम किए थे क्या कि इतनी गाड़ी गुजर जाएगी तो मुझे इतना पैसा मिल जाएगा? नहीं। रोड अच्छा है, क्लीन है, फास्टेस्ट वे है, तो गाड़ियां गुजर रही हैं और टोल नाका मिल रहा है। तो वैलिडेटर बनना और डेलीगेटर बनने का काम वो टोल नाका वाला ही है। आपको ब्लॉकचेन बन रहा है ना, उसमें अपना टोल नाका लगाना है, मात्र वैलिडेटर और स्टेक डेलीगेटर बन के छोड़ दीजिए सर, कितना आने वाला है नहीं आने वाला है। रोड बन रही है सर, गाड़ी गुजरेंगी गुजरेंगी और आपको पैसा दे के जाएगा। अगर ये सोच के अगर रोड वाले ने काम किया होता कि सर प्रॉफिट होगा नहीं होगा, तो वो समझ लीजिए कि कहाँ रहता। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज टोल वाले लोग कितना पैसा बनाते हैं। तो एक रोड बन रही है सर, आप भी अपना टोल नाका बना लीजिए। क्या पता कि ये आपको इतना पैसा दे जाए या इतना अर्निंग दे जाए, ये आप कभी सोचे भी नहीं थे होंगे। दोस्तों चीज़ों को ज़्यादा पेन ये टेक्निकल ना बनाए, उसको आसान भाषा में समझ ले जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आज तक मिस्टर मिन का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जिसने किसी का लॉस किया हो, या जिसमें लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ हो, ठीक है। अभी मैंने कुछ लोगों से सवाल भी पूछा था, सर स्टेटमेंट में तो अच्छी इनकम हो रही है, और स्टेटमेंट में लगाने की बात भी चल रही है, ठीक, वो लोग लगाने वाले भी हैं। लेकिन उनसे मैं ये पूछा, सर एमएनटी ही कमाओगे फाइनली? ठीक है,
और इस सेमेंटी का करोगे क्या? तो बोलते हैं कि फ्यूचर के लिए रखेंगे। कहाँ रखोगे? वॉलेट में रखेंगे। कितने साल रखोगे? 5-10 साल रख लेंगे सर। तो सर 5-10 साल रखना ही है तो वहां रख लो ना, वैलिडेटर वाले में रख लो। क्या पता 1,000 टोकन के बदले 2,000 टोकन मिल जाए, या हो सकता है 2,000 की कम 3,000 मिल जाए, और आपके वॉलेट में पड़े पड़े वो बढ़ेंगे तो नहीं। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी सोच लीजिए। रखना तो ऐसे भी है आपको, साल 5 साल 10 साल के लिए, तो वहां रख लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके का चीजें उसमें है। अब एक और प्रोजेक्ट हमारा है जिसपे कंपनी का बहुत फोकस है, कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, जिसका नाम है स्पोर्ट्स मिंट। वर्ल्ड का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड फैंटेसी एप्लीकेशन है, आप सभी को मालूम है। लेकिन आज भी इस मीटिंग में कितने लोग हैं? लगभग 485 लोग हैं। मैं डेम श्योर बोल सकता हूं कि इसमें से कम 10% लोग आज भी ऐसे हैं जो कि ड्रीम इलेवन में टीम बनाते हैं, या फिर एमपीएल में टीम बनाते हैं, या हाउजेट में टीम बनाते हैं। सर आपको मालूम है कि उसमें पैसा नहीं बनता, फिर भी कम से कम उसको छोड़ के स्पोर्ट मिंट में आके टीम बनाइए ना। क्या प्रॉब्लम है? नहीं जम रहा है तो यूट्यूब में काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे, मैंने खुद बना के डाला हुआ है, उसमें जाके देखिए, सीखिए थोड़ा। क्योंकि ड्रीम इलेवन में टीम बनाने आपको शुरू दिन से तो नहीं आया होगा, आप भी यूट्यूब जाके देखे होंगे, अपने दोस्त यार को पूछे होंगे, तब सीखे होंगे। तो जो कंपनी आपको पैसा दे रही है कम से कम उसके लिए थोड़ा सा मेहनत तो कर लीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो उसमें स्पोर्ट्स मिंट में खुद लिख के दिया हुआ है कि आप टीम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन है। थोड़ा पढ़ लीजिए, इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ लीजिए। ऐसा हर बार जरूरी तो नहीं है कि कोई सीनियर या कोई अपलाइन या कोई फ्रंट लाइन आपके आकर आपको सिखाए हाथ पकड़ के कि सर इस तरीके से टीम बनाओ, इस तरीके से करो। ड्रीम इलेवन में कर रहे हैं वहां करिए, प्रॉफिट भी होगा, जेन्युइन चीज भी मिलेंगी, और हमारा कम्युनिटी भी दिखेगा। हर गोविंद सर लिख ले सर, चैनल का नाम बताइए सर, जिस चैनल में सभी का वीडियो डला होगा, आप देख लीजिए राजेश सोनोदिया वाले चैनल में, उसमें सारे लोग वीडियो बना के डालते हैं। तो दोस्तों और मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, अपने चीजों पे गर्व करना सीखिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन मार्केट को दे रहे हैं। ठीक है, वर्ल्ड का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशन दिए हैं, फैंटेसी एप्लीकेशन, जिसका अहमियत समझिए और लोगों को भी समझाइए। ठीक है, हमेशा दोस्तों अपने प्रॉफिट के लिए मत सोचिए। ठीक है, दूसरे के भी प्रॉफिट, आज कैसे आपके आस पड़ोस में लोग तो खेल रही होंगे ना, किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म पे दे दीजिए, थोड़ा खुद सीख लीजिए, जो उनको सिखा दीजिए। कम्युनिटी आ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगा, प्राइस अपने आप ऊपर जाने लगेगा। मैं तो बोलता हूँ कि सर थोड़ा दुआ भी कमा लीजिए इस मार्केट में आए हो तो। जरूरी नहीं है हर किसी को आप मार्केट में प्लान ही बेचो। ठीक है, प्लान बेचो जरूरी नहीं है, किसी को बोल दो ना एक बार कि सर 1,000 रुपए का एमएनटी टोकन खरीद के अपने वॉलेट पे रख लीजिए ना सर, आपके बेटी के शादी के लिए काम आएगा 20 साल बाद या 10 साल बाद। और 1,000 रुपये 500 रुपये का अगर आप खरीदी करवा दोगे तो ना तो उसका बहुत कुछ बिगड़ेगा, और ना तो आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हो सकता है 10 साल बाद इसका भी प्राइस इथेरियम में बिटकॉइन की तरह चले जाए, कम से कम सोलाना तक तो चले जाए। और अगर चला जाएगा तो उसका 1,000 डॉलर कम से कम, सोचो कितना बन जाएगा, उसकी बेटी की शादी हो जाएगी उससे, उसके बेटे का पढ़ाई हो जाएगा, कल चल के वो अपना इससे कुछ करियर बना सकेगा। जरूरी थोड़ी ना हर किसी को 100 डॉलर या 500 डॉलर या 1,000 डॉलर का हम बिजनेस ही बेचें। 1,000 रुपये का टोकन ही बेच देते हैं, चलो सर रख लो, ये टोकन को काम आएगा आपकी बेटी के लिए। दुआ देगा वो आदमी जब 20 साल बाद देखेगा या 10 साल बाद देखेगा इस टोकन का भाव तो। थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है दोस्तों, और वो बंदे जिसको आप 1,000 रुपये का टोकन बेचे हो ना, वो आपका दिमाग नहीं खाएगा कि सर टोकन का प्राइस क्यों घट रहा है, क्योंकि आपने उसको ऑलरेडी ये बोल के दिया है कि सर 5 साल 10 साल बाद इसको देखेगा, और वो हमारा परमानेंट होल्डर है। हमारा जो होल्डर था वो अभी तक कम से कम 5 लाख 10 लाख होल्डर तो आ जाने चाहिए थे। ऐसे करेंगे तो आ जाएगा, और मार्केट से टोकन का एक बहुत बड़ा संख्या जो है वो लॉक हो जाएगा। मार्केट में टोकन की शॉर्टेज होगी, अपने आप प्राइस बढ़ेगा। तो सर कंपनी हर बार कुछ नहीं कर, कंपनी के हाथ में कुछ है ही नहीं ना, टोकन के प्राइस को लेके तो कैसे कर लेगी? आपके हाथ में है, हम सबके हाथ में है।
और हम कर भी रहे हैं, क्योंकि आज हमारी रोजी रोटी अगर चल रही है, हमारे घर में अगर खाना बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मिस्टर मिन की देन है, मुझे इसका नमक लगा है, और मैं ये करूंगा, करके रहूंगा। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत पेशेंसली मुझे सुना है, और छोटा भाई समझ के अगर मेरी बात कोई बुरी लगी होगी तो प्लीज सॉरी, क्योंकि कभी कभी ना जुबान ही दिल बोल जाता है। तो माफी चाहूंगा मैं अगर कोई शब्द मेरी बुरी लगी होगी तो। और आपने बहुत पेशेंसली सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आपको कोई बात कहनी हो तो आप कह सकते हैं, या तो फिर आप मीटिंग को एंड कर सकते हैं।